दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों, खेतों और आम के घने बागों से घिरा एक सुंदर गांव था, सोनापुर। ये गांव अपने शांत वातावरण, मेहनती लोगों और स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, पूरा गांव अलग अलग पकवानों की खुशबू से महक उठता था। कहीं चाय की केतली में अदरक उबल रही होती, कहीं पराठों पर मक्खन पिघल रहा होता, तो कहीं बड़े कड़ाहों में पकते मसालों की सुगंध लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन इन सब के बीच एक दुकान ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वह दुकान थी राघव छोले भटूरे वाले की। 10 साल पहले एक छोटे से ठेले से शुरू हुई यह दुकान अब गांव की पहचान बन चुकी थी। राघव के छोले भटूरों में सचमुच एक अलग ही स्वाद था। जब गर्मा गर्म भटूरे, मसालेदार छोले और सिरके वाले प्याज प्लेट में सजते, तो देखने वाला खुद को रोक नहीं पाता था। दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। भाई राघव, एक प्लेट इधर देना। लो भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे। आज तो भटूरे बहुत बढ़िया बने हैं। हमारे यहाँ खराब चीज मिलती है क्या? भाई थोड़ा छोले और डाल दो। और छोले चाहिए तो 10 रुपए अलग लगेंगे। अरे भाई, बस 2 चम्मच ही तो मांगे हैं। चाहे 2 चम्मच लो या 2 कटोरी, पैसे तो लगेंगे। तुम बड़े कंजूस हो यार। कंजूस नहीं भैया, समझदार व्यापारी हूँ। राघव स्वाद का बादशाह जरूर था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद लालची था। वह हर चीज नाप तौल कर देता था। उसके मन में केवल एक ही बात रहती थी, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी दुकान नहीं थी। उसकी ताकत था गांव का प्रधान धर्मपाल। धर्मपाल गांव वालों के सामने खुद को बहुत ईमानदार और दयालु दिखाता था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। धर्मपाल और राघव रिश्ते में जीजा साला थे। दोनों ने मिलकर गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने कब्जे में कर ली थीं। लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। उधर सोनापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव था, चंद्रखेड़ा। वहीं रहता था एक मेहनती लेकिन बदकिस्मत आदमी, किशन। उसकी पत्नी का नाम था गौरी और उनका 10 साल का बेटा था, मोहन। कभी किशन की जिंदगी भी खुशहाल थी। उसके पास छोटा सा घर था, 2 बीघा खेत थे, कुछ बकरियां थीं, लेकिन लगातार 2 साल सूखा पड़ने से उसकी हालत बिगड़ गई। मजबूरी में उसने गांव के मुखिया से कर्ज लिया, लेकिन वह समय पर पैसे वापस नहीं कर सका। आज वही दिन था जब उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। सेठ जी, कृपया हमें कुछ दिन और दे दीजिए। मेरे पति काम ढूंढ रहे हैं, हम आपका पैसा लौटा देंगे। 5 महीने से यही सुन रहा हूँ। आज दूंगा, कल दूंगा, अब और नहीं। आज ही घर खाली करो। हम कहाँ जाएंगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसी समय किशन वहां पहुंचता है। भाग्यवान, जिसे इंसान की मजबूरी समझ नहीं आती, उसके सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। चलो, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? भगवान ने दुनिया बनाई है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जगह होगी। बाबा, क्या हम फिर कभी अपने घर आएंगे? जरूर बेटा, लेकिन उस दिन अपने दम पर आएंगे, किसी के एहसान पर नहीं। किशन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ पुराने बर्तन, कपड़े और जरूरी सामान एक बैलगाड़ी पर रखा। फिर भारी मन से अपने घर को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा थी। तेज धूप सिर पर चढ़ चुकी थी। किशन, गौरी और छोटा मोहन कई घंटों से पैदल चल रहे थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था, वह एक पुरानी हाथ गाड़ी पर रखा हुआ था। मोहन थककर बार बार रुक जाता था। बाबा, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। बस बेटा, थोड़ा सा और। देखो, सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं बैठकर आराम करेंगे। आप भी तो सुबह से कुछ खाए बिना चल रहे हैं। अभी हमारी चिंता पेट नहीं, सिर छिपाने की जगह है। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक लकड़हारे ने उनसे पूछा, कौन हो भाई?
लगते तो मुसाफिर हो। हाँ भैया, समय खराब है, घर छूट गया, अब कहीं नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो सोनापुर चले जाओ, वहां लोग मेहनती इंसानों की इज्जत करते हैं। गांव के प्रधान धर्मपाल से मिल लेना, अगर उनका मन पसीज गया तो रहने का इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। तभी दूर से सोनापुर गांव दिखाई देने लगा। गांव सचमुच बहुत सुंदर था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। कहीं चाय बन रही थी, कहीं पकौड़े तले जा रहे थे, और सबसे ज्यादा भीड़ एक दुकान पर थी। वह थी राघव छोले भटूरे वाले की दुकान। आइए भैया, सोनापुर के मशहूर छोले भटूरे खाइए। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। एक प्लेट इधर देना। लो भैया, लेकिन प्याज ज्यादा चाहिए तो 5 रुपए अलग लगेंगे। अरे भाई, प्याज के भी पैसे? दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। किशन यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो मैं भी ऐसा ही ठेला लगाऊंगा, लेकिन लोगों को सम्मान के साथ खिलाऊंगा। भैया, प्रधान जी का घर किधर है? सामने जो बड़ा मकान दिख रहा है वही धर्मपाल प्रधान का घर है। किशन परिवार सहित वहां पहुंच गया। दरवाजे पर नौकर खड़ा था। भैया, प्रधान जी से मिलना है। रुको, पूछ कर आता हूँ। कुछ देर बाद धर्मपाल बाहर आया। कौन हो? क्या काम है? प्रधान जी, हम दूसरे गांव से आए हैं, घर छूट गया, पत्नी और बच्चा साथ है, बस रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। किराए पर घर ले लो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर कोई खाली जमीन मिल जाए तो झोपड़ी बना लेंगे। मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन गांव के बाहर सरकारी जमीन पड़ी है। अगर रहना है तो वहां रह सकते हो। कल कोई पूछेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्रधान जी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान आपका भला करे। किशन उसी रात परिवार को लेकर वहां पहुंचा। जगह पर झाड़ियां थीं, पत्थर पड़े थे, लेकिन किशन के लिए वही महल से कम नहीं था। उस रात किशन पूरी लगन और मेहनत के साथ उस झोपड़ी को बनाने में जुट गया। पूरी रात उसने बिना रुके काम किया। सुबह होते होते आखिरकार उसकी एक कच्ची पक्की झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। भले ही वो साधारण थी, लेकिन अब वही उसके परिवार के लिए एक नई उम्मीद और सुरक्षित आशियाना थी। चलो जी, कम से कम अब सिर छिपाने की जगह तो है। हाँ, अब पेट भरने का इंतजाम करना है। मैंने एक बात सोची है। क्या? आपने उस छोले भटूरे वाले को देखा था ना? अगर हम भी वैसा ही काम शुरू करें तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन हमारे पास पैसे? मेरी चांदी की पायल बची है, उसे बेच देते हैं, नई शुरुआत कर लेंगे। भाग्यवान, तुम हमेशा हिम्मत देती हो। ठीक है, कल से मेहनत शुरू। अगली सुबह किशन बाजार गया। चना, आटा, मसाले, तेल और आलू खरीद कर लाया। फिर पूरी लगन से छोले भटूरे बनाना शुरू किया। छोटा सा परिवार एक सपना लेकर काम कर रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें किसी का हक छीनना नहीं था, बस मेहनत करके सम्मान के साथ जीना था। जी, आज छोले बहुत अच्छे बने हैं। भगवान करे लोगों को पसंद आ जाए। किशन ने अपने घर के ही पास अपना छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। बाबा, मैं ग्राहकों को बुलाऊं? हाँ बेटा, लेकिन किसी से जबरदस्ती मत कहना। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, प्यार से खिलाए जाएंगे। शुरुआत में सिर्फ 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 7, और देखते ही देखते दोपहर तक लगभग सारी तैयारी खत्म हो गई। भाई, छोले बहुत स्वादिष्ट हैं। और देखो, ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे रहा है। राघव तो एक प्याज ज्यादा मांगो तो पैसे लेता है। अरे भाई, 2 चम्मच छोले ज्यादा देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। आप लोग खुश रहिए, यही हमारे लिए काफी है। धीरे धीरे गांव के लोग किशन के स्वभाव को पसंद करने लगे। वह बूढ़ों को सम्मान देता था, बच्चों को कभी कभी मुफ्त में एक छोटी पूरी दे देता था। अगर कोई गरीब होता तो उससे पैसे भी नहीं लेता। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, पैसे नहीं हैं, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? काका, हम भी कभी इसी हालत में थे। बैठिए, आज पेट भरकर खाइए। लो काका,
गर्मा गर्म भटूरे। भगवान तुम्हारा भला करे। उधर राघव की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। पहले जहां 50 लोग लाइन लगाते थे, अब मुश्किल से 15-20 लोग आते। अरे भाई, आजकल लोग आते क्यों नहीं? क्या बताऊं, किशन के यहां स्वाद भी अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा। तो अब लोग मुझे छोड़कर उसके पास जाएंगे? भाई, व्यापार में व्यवहार भी जरूरी होता है। यह बात राघव को तीर की तरह लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी समय दुकान बंद की और सीधा प्रधान धर्मपाल के घर पहुंच गया। जीजाजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या हो गया? जिस आदमी को आपने सरकारी जमीन पर रहने दिया, उसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। इतनी जल्दी? जीजाजी, लोग अब उसी के पास जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा हूं। ये तो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? मेरा नुकसान हो रहा है, कुछ कीजिए। लेकिन वो गलत क्या कर रहा है? व्यापार करना कोई अपराध नहीं। जीजाजी, सीधे मत बनिए। आपने कितनों की जमीनें कब्जा की हैं। एक आदमी को हटाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है, कल चलते हैं, उसे समझा देंगे। अगर नहीं माना तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। बस यही सुनना था। अगले दिन सुबह से ही किशन की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। गर्मागर्म भटूरे कढ़ाई में फूल रहे थे। मसालेदार छोले की खुशबू दूर तक फैल रही थी। किशन भाई, आज 2 प्लेट पैक कर देना। अभी देता हूं भैया। भाई, थोड़ा छोले ज्यादा डाल देना। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? खाना पेट भरने के रिलेटेड होता है, गिन कर देने के लिए नहीं। यही बात तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। दोपहर तक दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि गौरी और मोहन दोनों को ग्राहकों को संभालना मुश्किल पड़ने लगा। इसी बीच किशन बोला, भाग्यवान, मैं बाजार से आलू और मैदा लेकर आता हूँ। भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, जल्दी आ जाइए। हाँ, ज्यादा देर नहीं करूंगा। किशन बाजार के लिए निकल गया। गौरी दुकान संभालने लगी। तभी एक घबराया हुआ आदमी वहां पहुंचा। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बहन जी, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आप है कौन? मेरी कहानी बहुत लंबी है। पहले मुझे कहीं छुपा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, हमारे घर में चले जाइए। जब तक मेरे पति नहीं आते वहीं रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी झोपड़ी के अंदर जाकर छिप गया। कुछ देर बाद अचानक धर्मपाल और राघव वहां आ पहुंचे। दोनों के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। कहाँ है किशन? जी, बाजार गए हैं कुछ सामान लेने। अच्छा, तो उसकी पत्नी है यहाँ? ठीक है, हम तुमसे ही बात कर लेते हैं। जी कहिए। तुम लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। क्या? लेकिन प्रधान जी, आपने ही तो हमें यहाँ रहने की अनुमति दी थी। रहने दी थी, दान नहीं की थी। अब मुझे ये जगह वापस चाहिए। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पति ने मेरा धंधा खराब कर दिया है। अब यहाँ उनका रहना संभव नहीं। उसी समय किशन वहां पहुंचता है। प्रधान जी, क्या बात है? आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, कल शाम तक ये जगह खाली कर दो। माफ कीजिए, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। ये सरकारी जमीन है। अगर सरकार कहेगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन किसी के डर से नहीं। अच्छा, अब तुम हमें कानून सिखाओगे? नहीं, बस अपने हक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दोनों गुस्से में वहां से चले गए। गौरी डर गई थी। जी, अब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान हमारा साथ देंगे। तभी झोपड़ी से वही अनजान आदमी बाहर निकला। तो यही परेशानी है? जी, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम वीरन है। लोग मुझे जंगल का डाकू कहते हैं, लेकिन मैं गरीबों का दुश्मन नहीं, जालिमों का दुश्मन हूं। आप वही वीरन हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो अन्याय करने वालों को सजा देता है। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि जिसने मेरी मदद की, मैं उसका साथ जरूर देता हूं। लेकिन हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस शांति से जीना चाहते हैं। फिर भी अगर जरूरत पड़े, जंगल के किनारे आकर कौवे की आवाज निकालना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वीरन वहां से चला गया।
उधर धर्मपाल और राघव बदला लेने की नई योजना बनाने लगे। जीजा जी, अब प्यार से काम नहीं चलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल कुछ लोगों को भेजकर उसकी दुकान तोड़वा देते हैं। और अगर फिर भी नहीं माना तो गांव से निकलवा देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात धर्मपाल अपने खेत देखने के बहाने गांव से बाहर निकला। अचानक 4 नकाबपोश लोग उसके सामने आ गए। उन्होंने उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल की ओर ले गए। धर्मपाल बुरी तरह घबरा गया। कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलते रहो। बहुत लोगों को रुलाया है तुमने, अब तुम्हारी बारी है। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। प्रधान धर्मपाल गायब हो गया था। राघव घबरा गया। वह इधर उधर खोजने लगा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी समय किसी ने उसके घर के बाहर एक चिट्ठी फेंकी। उसमें लिखा था, अगर प्रधान को जिंदा देखना चाहते हो तो गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दो। हे भगवान, ये किसने किया? अब मैं क्या करूं? राघव को अचानक किशन की याद आई। वह भागता हुआ उसके घर पहुंचा। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे जीजा जी को बचा लो। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ लोग उन्हें उठा ले गए हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है। मैं मानता हूं मैंने लालच किया, मैंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन कृपया मेरे जीजा जी को वापस लाने में मदद करो। देखा जी, समय कैसे बदलता है। जो हमें घर से निकालना चाहते थे, आज मदद मांगने आए हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। किशन और गौरी जंगल की ओर चल पड़े। वे जंगल के किनारे पहुंचे। किशन ने 3 बार कौवे की आवाज निकाली, कांव कांव कांव। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से 2 आदमी निकले। वे किशन को पहचान गए। भैया, वीरन सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। कुछ देर बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। वहां वीरन बैठा हुआ था और उसके सामने धर्मपाल रस्सियों से बंधा बैठा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। आओ बहन, आओ किशन भाई, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। भाई वीरन, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने गलती की है, लेकिन इंसान गलती से ही सीखता है। क्या तुम सचमुच इनके लिए सिफारिश कर रहे हो? यही आदमी तुम्हें बेघर करना चाहता था। हाँ, लेकिन अगर हम भी नफरत करने लगें तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? इन्हें एक मौका मिलना चाहिए, शायद ये बदल जाएं। ठीक है, लेकिन पहले इनसे पूछ लेते हैं। धर्मपाल, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? मुझे माफ कर दो। लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने गरीबों की जमीन छीनी, लोगों को डराया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज समझ आया है, जिसे मैं कमजोर समझता था वही मेरी जान बचाने आया है। मैं वचन देता हूं, आज के बाद किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ठीक है, अगर फिर कभी गरीबों पर जुल्म किया तो अगली बार कोई बचाने नहीं आएगा। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वीरन ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने धर्मपाल की रस्सियां खोल दी। धर्मपाल सीधे किशन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। उठिए प्रधान जी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई गई। धर्मपाल ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, मैंने लालच में आकर कई गलत काम किए। अब से गांव की सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं होगा। जिसकी जमीन छीनी गई है उसे वापस दिलाने की कोशिश करूंगा और किशन अब इस गांव का सम्मानित नागरिक होगा। बहुत अच्छा, अब हमारा गांव सच में बदल जाएगा। किशन भाई, मुझे भी माफ कर दो। मैं स्वाद बेचता था, लेकिन तुमने इंसानियत परोसी, इसीलिए लोग तुम्हारे पास आए। अगर दिल से बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्या हम दोनों मिलकर गांव के मेले में छोले भटूरे का स्टॉल लगाएंगे? क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक्स्ट्रा छोले के पैसे नहीं लोगे। ठीक है, आज से एक्स्ट्रा छोले मुफ्त। कहानी से शिक्षा, स्वाद से ग्राहक मिल सकते हैं, लेकिन सम्मान और इंसानियत से लोगों के दिल जीते जाते हैं। लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि दया और सद्भावना अंततः विजय दिलाती है।